बच्चों आपको मालूम है कि डेट शीट भी आ चुकी है, सैंपल पेपर भी आ चुका है और जो ऑफिशियल सैंपल पेपर सीबीएसई का है उसी के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में। तो आज मैं इस सैंपल पेपर में जो भी न्यूमेरिकल्स हैं सारे न्यूमेरिकल मैं आपको करवाने वाला हूं। तो शुरू से अंत तक ध्यान से वीडियो देखिएगा जैसे कोई भी न्यूमेरिकल मिस ना हो और ऐसे ही न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। तो अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जहां टॉप क्वालिटी कंटेंट फिजिक्स का सुपर इजी भाषा में आपको मिलता है। इंटरेस्टिंग फिजिक्स और इजी फिजिक्स। और कुछ बच्चे चाहते हैं कि जो मैं यहां बता रहा हूं पढ़ा रहा हूं उसका पीडीएफ मिल जाए, तो आप अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाइए, यहां पर क्लास 12 फ्री पीडीएफ दिखाई पड़ेगा आपको। इसके अंदर ये पीडीएफ्स हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अनलॉक हैं, क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगी, अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और ये रहा अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल। आपकी पढ़ाई आपकी मेहनत सही डायरेक्शन में हो और भरपूर नंबर आपको मिले और आपका कैरियर बने, उसके लिए अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, और कई बच्चों को न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आती है तो ये 12th संपूर्ण कोर्स आपके न्यूमेरिकल में मदद करेगा। ये एक वीडियो कोर्स है, इसके अंदर 10 साल के पीवाईक्यू वीडियोस हैं, साथ में एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एनसीईआरटी एग्जांपल्स की भी पूरी किताब के वीडियो हैं सुपर इजी लैंग्वेज में। न्यूमेरिकल्स एग्जाम में यहीं से पूछे जाते हैं, या तो एनसीईआरटी से आएंगे, अधिकतर तो वहीं से आते हैं एग्जांपल्स और एक्सरसाइज से, और 10 साल के पीवाईक्यू भी मिल रहे हैं। तो ये न्यूमेरिकल्स की कर देगा छुट्टी, क्वेश्चंस की छुट्टी। दूसरा, ये कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का कोर्स है, क्योंकि 24 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू, असर्शन रीजनिंग, केस स्टडी मिला के। और जब तक असर्शन रीजनिंग की या केस स्टडी की प्रैक्टिस उसी क्वेश्चन से ना की जाए, करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए 24 मार्क्स पक्के करने के लिए कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का आप कोर्स ले सकते हैं। और जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर ये दोनों ही कोर्स मैं लेना चाहता हूं क्योंकि मुझे न्यूमेरिकल्स भी पुख्ता करने हैं और कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को भी मजबूत करना है, तो ये दोनों कोर्स अलग अलग लेने की जगह आप द्रोणा 2.0 ले सकते हैं। इसके अंदर 12th संपूर्ण और कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का मटेरियल तो है ही, वो दोनों कोर्स इसके अंदर है ही। इसके अलावा पूरे सिलेबस के वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, चैप्टर्स वाइज वर्कशीट फुली सॉर्ट मिल जाएगी, तो आपको ज्यादा कंटेंट मिल जाएगा और इसकी पढ़ाई आप बड़े शानदार तरीके से कर सकते हैं। ये काफी है, इसमें सब कुछ है जो आपको टॉपर बनाने के लिए चाहिए। तो जो बच्चे चाहते हैं इनमें से जो भी कोर्स लेना, 12th संपूर्ण या कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वाला या द्रोणा 2.0, वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाइए, वहां 12th संपूर्ण कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वाला कोर्स और द्रोणा 2.0 दिखेगा। जो भी सुटेबल हो आप लेकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू, जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है करते हैं स्टार्ट। जो करते हैं एमसीक्यू का ये क्वेश्चन, और यहां है एक कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल प्लेट्स। बढ़िया भाई, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है विथ एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस वन। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मैं यहाँ पे फिगर बनाई है आपको दिखाता चलूंगा तो एकदम समझ जाएंगे। देखिए ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 0.001 मीटर स्क्वायर इसका एरिया, और सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का जो डी है जिसे आप सेपरेशन बोलते हैं वो 0.0001 है। ये देखिए मीटर यहां लिखा है, ये कॉपी कर दिया है। इफ द वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स वेरीज एट द रेट ऑफ दिस वन, इसके बीच में जो वोल्टेज वेरी करता है वो लिखा है 10 की पावर 8 वोल्ट पर सेकंड। देखिए वोल्ट पर सेकंड यूनिट से भी पहचान लेंगे, यानी ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो ये डीवी अपॉन dt, ये डीवी वोल्ट और dt का मतलब समय सेकंड, 10 की पावर 8 वोल्ट पर सेकंड के हिसाब से इसके अंदर वोल्टेज वेरी कर रहा है। अब पूछ क्या रहे हैं, देन द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू द कैपेसिटर इज, इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू है ID वो हमको बतानी है। तो भाई डिस्प्लेसमेंट करंट का हम जो फॉर्मूला जानते हैं वो होता है ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन dt। ये हमें पता होना चाहिए, पता होगा भी। अब फाई की वैल्यू होती है, फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो E इंटू ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। बहुत अच्छी बात। अब देखिए क्या होता है, ये हमने फाई और एरिया तो बदलेगा नहीं, इसलिए डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए डी अपॉन dt। अब यहां पे E को जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम V अपॉन R, हम एक रिलेशन जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, यानी E इज इक्वल टू V बाई R, उसकी मदद लेते हुए E की जगह V बाई D लिख देते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको दिया नहीं है, तो हम वोल्टेज के टर्म में इसको लिख लेंगे, तो ये लिख दिया V अपॉन D। अब यहां पे D भी नहीं बदल रहा है तो ये भी बाहर आ जाएगा, तो यहां पर वैल्यू हो गई ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट A और ये D नीचे वाला बाहर।
और ये वैल्यू हो गई dv अपॉन dt। अब सारी वैल्यूज हमको पता है, देखिए सारी यहां दे रखी हैं, वैल्यू पुट कर दीजिए। ये देखिए एप्सिलॉन नॉट की में पता होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। डी सेपरेशन ये 0.001 ये आ गया। साथ में देखिए ए एरिया है, ये है 0.001 और dv अपॉन dt 10 की पावर 8 वोल्ट पर सेकेंड। अब इसको काट पीट डालिए तो 8 पॉइंट, इसी को सॉल्व कर लीजिए, बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसको काटोगे तो ये 10 आ जाएगा। तो ये 10 की पावर 1, 10 की पावर 8 और ये वैल्यू पूरी ऊपर वाली लिखी है। अब इसको एडजस्ट कर लीजिए, 8 एक 9 कम कर दीजिए इसमें, तो 8.85 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट आ गई। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ऑप्शन नंबर ए सही है, 8.85 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर। और इस तरीके से सवाल निकल आता है, तो इसको भी आप अच्छे से नोट कर लें बेटा। तो बच्चों करते हैं ये एमसीक्यू। यहां पर है, इन ए सीरीज एलसीआर सर्किट, द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस इज 10 वोल्ट। यानी वोल्टेज जो तीनों के अगेंस्ट है वो इक्वल भी है, 10 ही वोल्ट है तीनों के अगेंस्ट। इफ द कैपेसिटेंस इज शॉर्ट सर्किटेड, बढ़िया सवाल, द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टेंस विल बी, अगर हम इसमें कैपेसिटेंस को शॉर्ट सर्किट कर दें तो इंडक्टेंस के अगेंस्ट में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। देखिए हम बिल्कुल फिगर बना के आपको समझाता हूं। यहां देखिए पहली सिचुएशन क्या था, सीरीज एलसीआर सर्किट थी, बना दी मैंने सीरीज एलसीआर सर्किट। ये आर, ये सी और ये इंडक्टेंस लग गया। तीनों के अगेंस्ट में वोल्टेज 10-10 वोल्ट था, ये सवाल के अंदर यहां पर दिया हुआ है। इससे हमें क्या दिखा कि वी आर क्या होता है, इसमें जो करंट फ्लो होती है I इंटू आर, VC क्या होता है I इंटू XC और VL क्या होता है I इंटू XL। अब यहां पर तो भाई VR, VC, VL, XL है, VL बराबर है, तो 10-10 वोल्ट थे, ये सब मिला के कितना है 10 वोल्ट। ये गिवन है भाई 10 वोल्ट है। तो यहां पर अगर आपने IR इसकी जगह IR, इसकी जगह IXC और VL की जगह IXL रख दीजिए तो I कैंसिल, यानी R की वैल्यू XC बराबर XL। यानी जितना भी इसका रेजिस्टेंस है उतनी कैपेसिटिव रिएक्टेंस है और इंडक्टिव रिएक्टेंस है, दोनों बराबर, तीनों बराबर हैं। तो इसका अगर हम देखें तो इंपीडेंस क्या हो गया, तो इंपीडेंस का फॉर्मूला होता है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब ये सब तीनों तो बराबर है, तो तीनों R के टर्म में लिख लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर मैंने वैल्यू लिखी Z √R² और इन दोनों की जगह भी R पुट कर दिया। तो R माइनस R का होल स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, खत्म। ये R² का अंडर रूट, यानी Z बराबर R। अगर Z बराबर R आ जाता है तो इसमें सोर्स वोल्टेज क्या है, इसकी वोल्टेज की बात करूं तो भाई सोर्स वोल्टेज के लिए जो करंट फ्लो हो रही थी इनटू इंपीडेंस V इक्वल टू IR पूरे सर्किट के लिए, तो VS इक्वल टू I इंटू Z। अब भाई Z तो R के बराबर आ चुका है, तो I इंटू R बराबर 10 वोल्ट। ये 10 वोल्ट कहां से आ गया, I इंटू R, जैसा आप देख पाए हैं, क्योंकि ये IR की जो वैल्यू थी, ये देखिए यहां पर ये वैल्यू 10 वोल्ट थी, ऐसे आया है। ये VR था, I इंटू R, ये 10 वोल्ट था, तो ये I इंटू आर, ये 10 वोल्ट यहां पर आ गया इस तरीके से, क्योंकि दिया था 10-10 वोल्ट सब पे, बड़ी अच्छी बात है। तो सोर्स वोल्टेज कितना हो गया, 10 वोल्ट। यानी ये जो हमने लगाया है ये सोर्स, ये कितने वोल्टेज का है, 10 वोल्ट। अब हमको इन्होंने दूसरी क्लासिक स्टोरी क्या डाल दी है इसमें, कि इस वाले कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट कर दी है। तो शॉर्ट सर्किट देखिए कैसे करते हैं, यहां से एक वायर निकालिए और यहां जोड़ दीजिए, तो ये रास्ते से हट गया, अभी ये किसी काम का नहीं, क्योंकि एक तार है, तो जो भी करंट होगी कैपेसिटर से ना जाके इस वाले शॉर्ट सर्किट जो किया है उससे चली जाएगी। अब हमारे पास केवल R और केवल L बचा, ये जो कहानी C वाली थी वो निपट चुकी है। तो इसका अगर मैं इंपीडेंस निकालने जाऊं तो कितना हो जाएगा, R² प्लस XL का होल, R² प्लस XL का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पे कैपेसिटर सिस्टम में नहीं है, आपने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया था। अब देखिए यहाँ पे Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, XL और R तो बराबर ही थे, वो तो बदल नहीं रहे, तो ये R² प्लस R², यानी दोनों को सॉल्व करोगे तो R√2। इस समय इसका जो इंपीडेंस है वो R√2 है। अच्छा देखते हैं इस समय इसमें करंट कितनी है, तो यहां पर हमने नाउ I डैश, इसके अंदर जो फ्लो होने वाली करंट है उसका जिक्र कर रहा हूं।
Vs अपॉन Z यानी सोर्स वोल्टेज और इस पूरे सर्किट का इस समय इसका इंपीडेंस। तो ये Vs अपॉन Z, Vs की वैल्यू थी 10 वोल्ट और Z की वैल्यू थी R√2, ये वैल्यू हमने रख दी। अब हमें ये एक्सेल, ये L के अगेंस्ट में वोल्टेज ड्रॉप चाहिए, तो ये फॉर्मूला VL होता है I डैश XL। भाई इस पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? VL की इस समय वैल्यू I डैश इंटू एक्सएल के बराबर होगी। तो I डैश इंटू एक्सएल, I डैश की वैल्यू हो गई 10 अपॉन R√2 और एक्सएल क्योंकि R के बराबर था, यहां देखिए निकाला था, कहां गया, एक्सएल R के बराबर था। बड़ा अच्छा सवाल है। और ये R के बराबर, तो ये R और R कट गए तो 10 अपॉन √2, तो 10 अपॉन √2 ये आंसर C बन रहा है। तो ये आंसर C बन गया। मैंने पूरा एक एक स्टेप समझा दिया जैसे कोई कंफ्यूजन आपको क्रिएट ना हो सके। मैं हटता हूं जिससे पूरी स्क्रीन दिख जाए, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। तो नोट कर लें इसे बेटा। बच्चों करते हैं ये क्वेश्चन, और यहां पे लिखा हुआ है ए प्लैटिनम सरफेस having work function 5.63 electron volt is illuminated by a monochromatic source of 1.6 into 10 की पावर 15 hertz. What will be the minimum wavelength associated with the ejected electron? बहुत ही सिंपल सवाल है, लेकिन क्लैरिटी होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक सरफेस है जिस पे जो फ्रीक्वेंसी फॉल कर रही है 1.6 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज की रेडिएशन है, जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी दे रखी है, और इसका वर्क फंक्शन फाई नॉट या डब्ल्यू नॉट जो भी आप लिखते हैं उसकी वैल्यू है 5.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आप जानते हैं कि के मैक्स की जो वैल्यू होती है वो एच न्यू माइनस फाई नॉट के बराबर होती है। के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट, और के मैक्स को आप क्या लिख सकते हैं, एस सी अपॉन लेमडा। इस समय ये लेमडा होगी मिनिमम, जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तो लैम्डा मिनिमम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और लैम्डा में उल्टा रिश्ता होता है। तो ये हो गई एच न्यू माइनस फाई नॉट। अब यहां पर लैम्डा मिनिमम निकालने आप चले, ये देखिए लैम्डा मिनिमम, तो ये इसको इधर ले लो, इसको नीचे ले लो, यानी एच सी अपॉन एच न्यू माइनस फाई नॉट। अब सारी वैल्यूज आपको पुट कर देनी है बड़े चुपचाप, कोई दिक्कत नहीं। तो ये h की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट होता है 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34। c हमको पता ही है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर बोल लीजिए, 3 इंटू 10 की पावर 8, और h की वैल्यू हो गई 6.63 10 की पावर माइनस 34। और फ्रीक्वेंसी की बात है, जो रेडिएशन वाली फ्रीक्वेंसी थी 1.6 इंटू 10 की पावर 15 माइनस फाई नॉट 5.63, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, इसको हम जूल में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब इसको सिंपल कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन के लिए आगे बढ़े, 6.63 को 3 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट 19.89, और 10 की पावर माइनस 34 में 8 घटा दो तो आपको मिल जाता है 10 की पावर माइनस 26। अब इन दोनों में हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे 10 की पावर माइनस 34 में 15 घटाओगे, अगर माइनस 34 में 15 तो 10 की पावर माइनस 19 बचेगा। तो हमने 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कॉमन ले लिया, ये देखिए, और अंदर वैल्यू बची केवल 6.63, क्योंकि ये तो कॉमन ही चला गया था इन सबको मिला के, और यहां वैल्यू आ गई 5.63। अब इसमें से 6.63 माइनस 5.63 का डिफरेंस तो होता है 1, तो ये तो 1 हो गया। और बाकी देखिए मैं लिख देता हूं 19.89 इंटू 10 की पावर माइनस 26, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ये तो वैल्यू 1 आ गई थी। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए चुपचाप, तो 12.4 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर, ये लैम्डा मिनिमम आ गया, और यही देखिए आपका यहां पर आंसर हो गया। तो ये इस तरीके से ये सवाल होगा। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसको आप अच्छे से नोट कर लें बेटा। जो करते हैं ये एमसीक्यू, यहां पर है द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इज डी। एक अल्फा पार्टिकल किसी न्यूक्लियस पे भेजा जा रहा है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच डी है। व्हेन इट मूव्स विद ए स्पीड v टुवर्ड्स ए न्यूक्लियस, जब ये न्यूक्लियस की तरफ v स्पीड से भेजा जाता है तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच d होती है। Another alpha particle is projected with higher energy such that the new distance of closest approach is d by 2। नया क्लोजेस्ट अप्रोच कितना हो गया, d by 2। बड़ी अच्छी बात। What is the speed of projection of the alpha particle in this case? हमें स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल निकालनी है। तो देखिए थोड़ा आपको समझाता हूं, मजा आएगा। ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में मान लेते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या
एटॉमिक नंबर के बराबर होती है Z, तो इस पे प्लस चार्ज कितना हो गया Z इंटू ई। और यहां ये अल्फा पार्टिकल है, तो हमने अल्फा पार्टिकल का मास m ले लिया है, चार्ज इसका q1 ले लिया है, और जब आपने फेंका है जिस वेलोसिटी से v ले लिया है। अभी अल्फा पार्टिकल जाएगा और इस पॉइंट पर जो क्लोजेस्ट अप्रोच वाला है, यहां पर ये क्षण भर के लिए रुक जाता है। तो इस समय जितनी काइनेटिक एनर्जी होती है यहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाती है। एक क्षण के लिए रुकेगा और फिर वापस हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी से भेजा, एक क्षण के लिए रुका और वापस हो गया। तो ये जितना करीब तक पहुंचा उसे ही बोलते हो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जिसे स्मॉल डी से मैंने यहां शो कर दिया। अब ये देखिए, ये स्मॉल डी का रिलेशन निकाल लेते हैं इस वेलोसिटी से। तो यहां पर आपने जो काइनेटिक एनर्जी दी थी, जो काइनेटिक एनर्जी इस समय थी वो हाफ mv स्क्वायर थी, v से प्रोजेक्ट किया हाफ mv स्क्वायर। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई k, q1 q2, ये q1 और q2 मतलब ये वैल्यू कितनी है q2 के बराबर, Ze के बराबर अपॉन r यानी d। बड़ी अच्छी बात हो गई भाई। तो यहां से हम निकाल लेते हैं d की वैल्यू क्या हो गई, 2k कुछ नहीं है, बस ये 2 पर चला गया m नीचे, तो 2k q1 Ze अपॉन mv स्क्वायर। इस केस में अगर आप देखें तो अल्फा पार्टिकल और ये न्यूक्लियस ये बदला ही नहीं है, यानी इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, केवल वेलोसिटी का चेंज है। बाकी भाई अल्फा पार्टिकल था तो मास वही बना हुआ है, q1 वही बना हुआ है, Ze न्यूक्लियस भी वही है तो वही बना हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इस केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है v स्क्वायर के, यानी d इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन v स्क्वायर, ऑल अदर्स ऑल कांस्टेंट। अब इसी के अनुरूप अगर हम d1 अपॉन d2 का रेशियो लेने जाएंगे तो ये उल्टा है ना, तो देखिए d1 के सामने v2 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां पर देखिए v2 स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालें तो ये v1 स्क्वायर इंटू d1 अपॉन d2। अब जो वैल्यू दे रखी थी पुट कर दीजिए, ये पहली वाली दे रखी थी v, तो ये v स्क्वायर हो गया, पहले था d और बाद में डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हो गई d/2, तो ये d आपका गया कट, ये 2 ऊपर चला गया 2v स्क्वायर, तो v2 स्क्वायर कितना हो गया v√2, और यही आंसर है, यानी आपका आंसर नंबर बी सही है, v√2। देखिए सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से नोट कर लें। यहां पर बच्चों करते हैं ये क्वेश्चन, यहां लिखा हुआ है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा द इंटेंसिटीज ऑफ टू सोर्सेस इज आई। जो इंटरफेरेंस वाले एक्सपेरिमेंट में जो S1 S2 दो सोर्स लेते हैं उन दोनों की इंटेंसिटी आई है, सेम इंटेंसिटी है, दोनों की आई है। What is the intensity of light at a point where path difference between wavefront is lambda by 4? अब कह रहे हैं कि स्क्रीन पर जहां पर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 4 मिल रहा है वहां पर इंटेंसिटी बताओ। तो आप कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि ये मान लीजिए समझाने के लिए ये S1 S2 आपकी ये स्क्रीन हो गई और इन दोनों से जो निकल रही इंटेंसिटी आई है, और किसी पॉइंट P पर जहां पर आपको पाथ डिफरेंस दिया हुआ है, डेल्टा P लिख दीजिए, चाहे डेल्टा P की वैल्यू लैम्डा बाई 4 अगर है तो यहां पर आपको कितनी आई मिलेगी, फाइनल आई रिजल्टेंट कह दीजिए कितनी मिलेगी, ये निकालना है। मैंने डायग्राम इसलिए झट से बना दिया कि आपको थोड़ा ज्यादा आसान लगने लगे। आइए देखते हैं, जब भी दो सोर्सेस से सेम इंटेंसिटी निकलती हैं तो उसका फॉर्मूला ये होता है, ये एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं लिखा है तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैंने पढ़ाया है हर जगह, इसको नोट करें। आई रिजल्टेंट, आई इंटेंसिटी है एक सोर्स से निकलने वाली, क्योंकि दोनों सोर्स से सेम इंटेंसिटी है तो आई दोनों से सेम, 4i cos स्क्वायर 5/2, 5 है फेज डिफरेंस बिटवीन टू इल्यूमिनेशन या वेव्स के बीच की बात कर लें। इस फॉर्मूले का यहां पर हम यूज करेंगे। यहां पर देखिए क्या है, ये फेज डिफरेंस होता है फाई, और इन्होंने पाथ डिफरेंस दिया है तो हमको पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस निकालना होगा। तो आपको पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच का रिलेशन भी मालूम होना चाहिए, जो कि ये होता है दिस इज फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 अपॉन लैम्डा इनटू डेल्टा P। डेल्टा P क्या है, पाथ डिफरेंस। कई लोग डेल्टा x भी लिखते हैं, आप कुछ भी लिख दीजिए लेकिन समझते रहिए। अब यहां पर हमने देखिए 2 बाई लैम्डा लिखा और ये डेल्टा P की वैल्यू उन्होंने दे रखी थी लैम्डा बाई 4, ये पुट कर दी तो ये लैम्डा कट गया और ये 2 से काटोगे नीचे 2 आ गया तो π/2, यानी डेल्टा फाई की वैल्यू आ गई बेटा π/2। हमारा फेज डिफरेंस आ गया, कुछ नहीं करना, अब इस फॉर्मूले में केवल पुट कर देना है। तो हमने इस फॉर्मूले में रख दिया IR इज इक्वल टू 4i cos
फाई की जगह पाई बाई 2 अपॉन 2 और टोटल का स्क्वायर। अब देखिए हो गया 4i और कॉस पाई बाई 4, कॉस 45 डिग्री का होल स्क्वायर। कॉस 45 आप जानते हैं, 4i कॉस 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 2, तो 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर मतलब हो गया 1 अपॉन 2, तो 4i इंटू 1 अपॉन 2, 2 से 2 काट दो 2i, और यही आपका यहां पर देखिए आंसर आ गया। तो इंटरेस्टिंग सवाल है, इजी है, बशर्ते आपको क्लैरिटी हो, तो इसको आप नोट कर लीजिए बेटा। बच्चों करते हैं ये क्वेश्चन, यहां पे लिखा है ए बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ्स। एक बीम ऑफ लाइट है जिसमें दो वेवलेंथ शामिल है, 4000 एंगस्ट्रॉम और 6000 एंगस्ट्रॉम, इज यूज्ड टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो वेवलेंथ की लाइट डाल दी है इन्होंने, और कह रहे हैं व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा वेयर द डार्क फ्रिंजेस इज ऑब्टेन्ड। अब और कुछ डाटा यहां दिए नहीं थे सवाल में, तो वो मैंने पुट कर दिए हैं। तो यहां पर देखिए क्या है कि आपको डार्क फ्रिंज कहां मिलेगी, डार्क फ्रिंज वहां मिलेगी जहां पर 4000 एमस्ट्रॉम का भी डार्क बन रहा हो और 6000 एमस्ट्रॉम वाली भी वेवलेंथ डार्क फ्रिंज प्रोड्यूस कर रही हो। इसका मतलब दोनों की डार्क फ्रिंजेस ओवरलैप कर जाए तो फर्स्ट क्लास डार्क फ्रिंज आपको मिल जाएगी। यही बात यहां पर मैंने लिख दी है कि फॉर डार्क फ्रिंज बोथ लैम्डा मस्ट प्रोड्यूस डार्क फ्रिंज एट द सेम लोकेशन। सेम लोकेशन, 4000 वाली भी डार्क बना दे वहीं पर और 6000 वाली एंगस्ट्रॉम वाली भी वहीं पे डार्क बना दे तो डार्क फ्रिंज मिल जाएगी। आप जानते हैं कि जो डार्क फ्रिंज ऑब्टेन करने का सेंट्रल मैक्सिमम से जो फॉर्मूला होता है, जो डिस्टेंस होती है, वो एक्स एन डैश इज इक्वल टू 2n-1 डी लैम्डा अपॉन 2d होती है। देखिए ये आपने फिगर पढ़ी होगी कि अगर हमें यहां से डार्क फ्रिंज लेनी है तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज एक्स एन डैश, यही डिस्टेंस मैंने यहां लिखी है। अब पहली लैम्डा 1 के लिए पहली डार्क फ्रिंज निकाल लेते हैं और फिर लैम्डा 2 के लिए दूसरी डार्क फ्रिंज निकाल लेते हैं, अभी आपको दिखाएंगे। तो यह देखिए फर्स्ट डार्क फ्रिंज फॉर लैम्डा 1, लैम्डा 1 मतलब 4000 एंगस्ट्रॉम के लिए पहली डार्क फ्रिंज कहां बनेगी, तो हमने इसमें n की जगह बेटा 1 पुट कर दिया, तो पहली डार्क फ्रिंज निकल आएगी कि वो सेंटर से कितनी दूर है। तो 2 इंटू 1-1 और कैपिटल डी की वैल्यू 1 मीटर, और ये लैम्डा हो गया हमारा 4000 एंगस्ट्रॉम और अपॉन 2d, 2 और d की वैल्यू 0.01 मीटर। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁵ मीटर। ये पहले वाले से जो आपकी डार्क फ्रिंज बन रही है, पहली डार्क फ्रिंज, उसकी दूरी है। इसी तरीके से फर्स्ट डार्क फ्रिंज फॉर लैम्डा 2, लैम्डा 2 के लिए पहली डार्क फ्रिंज कहां बन रही है, तो वही n की वैल्यू फिर इसी फॉर्मूले में 1 पुट कर दी, 2 इंटू 1-1, और ये सारे डाटा लैम्डा 2 के लिए, बाकी सब तो सेम ही था, बस लैम्डा बदलेगा। तो d हो गया 1 और लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉम 2 इंटू स्मॉल d। इसको कैलकुलेट किया तो 3 इंटू 10⁻⁵ मीटर। तो पहली डार्क फ्रिंज यहां 4000 एंगस्ट्रॉम से और इसकी पहली डार्क फ्रिंज यहां 6000 एंगस्ट्रॉम पे। अब ये दोनों कहां बनाएंगी पहली ओवरलैपिंग डार्क फ्रिंज, तो इन दोनों का हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज विल बी एट डिस्टेंस वेयर बोथ द डार्क फ्रिंजेस विल कोइंसाइड, दैट इज एलसीएम ऑफ द d1 एंड d2। इन दोनों का जो एलसीएम लेंगे वहां पर दोनों कोइंसाइड कर जाएंगी। तो एलसीएम कैसे लेते हैं आप जानते ही हैं, जो कॉमन है वो एक बार लिखिए, जो कॉमन नहीं है उसको पूरा मल्टीप्लाई मार दीजिए। तो 3 इंटू 2 इंटू 10⁻⁵ यानी 6 इंटू 10⁻⁵ मीटर। ये आपका डिस्टेंस मिल गया सेंटर से, जो लीस्ट डिस्टेंस है जहां पर दोनों ओवरलैप कर जाएंगी डार्क फ्रिंजेस, यानी इन रिजल्ट आपको डार्क फ्रिंज ऑब्टेन होने वाली है। तो ये आपको यहां पर ऐसे मिलेगा, तो इसको भी आप अच्छे से यहां नोट कर लीजिए बेटा। बच्चों करते हैं क्वेश्चन, काफी इंटरेस्टिंग है। यहां लिखा है P एंड Q आर टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स। ये देखिए P है, ये Q है, आइडेंटिकल, दोनों एक जैसे हैं। इनका जो मास है वो है 4 इंटू 10⁻⁻26 किलोग्राम, दोनों का सेम मास है, और दोनों पे चार्ज भी जो है वो भी सेम है, 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आइडेंटिकल है, सेम मास सेम चार्ज, ईच मूविंग विद द सेम स्पीड, दोनों की स्पीड भी सेम है 2.4 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। और जिस तरह ये मूव कर रहे हैं वो फिगर में दिखा रखा है, यानी ये मूव कर रहा है इस तरफ जैसा आपको दिख रहा है, ये मूव कर रहा है इस तरफ जैसा आपको दिख रहा है, और दोनों के बीच का जो वाइड सेपरेशन है वो 1 मीटर है।
two particles are equidistant 0.5 मीटर फ्रॉम द वर्टिकल वाई एक्सिस। दोनों वर्टिकल वाई एक्सिस से दोनों की जो दूरी है वो 0.5 मीटर है। मतलब यहां से अगर हम देखें तो 0.5 ऊपर 0.5 नीचे, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 1 मीटर। एट सम इंस्टेंट ए मैग्नेटिक फील्ड बी इज स्विच्ड ऑन। यहां पर एक किसी क्षण मैग्नेटिक फील्ड चालू कर देते हैं और सो दैट द टू पार्टिकल्स अंडरगो हेड ऑन कोलिजन, कि दोनों पार्टिकल आपस में टकरा जाएं। अभी टकराने के लिए पूछ रहा है द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इसमें कब हम किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड चालू करें जिससे इन दोनों की टक्कर हो जाए। तो देखिए मैंने यहां बना रखा है, मैं आपको समझाऊंगा भी। इस तरह ये टकराएंगे कि ये पार्टिकल भाई जो ये प्लस ऐसे घूम जाए और ये प्लस ऊपर घूम जाए, दोनों भिड़ जाएं। तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए, परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि देखिए नीचे वाला जो प्लस है, ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा रहे हैं, यहां पर आप देखें तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये मैंने अंदर कर दिया, और ये होता है करंट का डायरेक्शन या पॉजिटिव चार्ज का, ये पॉजिटिव चार्ज। तो ये अंगूठा किधर डायरेक्शन दे रहा है, फोर्स का ऊपर, यानी ये पार्टिकल ऊपर घूम जाएगा। ऊपर वाले की बात करें पी की, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही है, लेकिन ये मूवमेंट हो गया, ये अंगूठा हो गया डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, अंगूठा नीचे, तो ये इस तरह घूम जाएगा, दोनों भिड़ जाएंगे। और किसी डायरेक्शन में बी आप लगाएंगे तो दोनों में टक्कर नहीं हो पाएगी कि ये ऊपर घूमे ये नीचे घूमे, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो यहां पर ये डायरेक्शन होगी। मैंने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाया है, आप भी लगा के चेक कर लीजिए, बिल्कुल आराम से आ जाएगा। अच्छा, द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड इन द रीजन बी, जो अप्लाई किया है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो देखिए यहां पर जब ये भिड़ेंगे तो इन दोनों का जो रेडियस है भाई, इसका भी रेडियस 0.5 मीटर होना चाहिए आधा, और इसका भी रेडियस होना चाहिए 0.5 मीटर, दोनों का सेम, तभी तो ये बराबर सेम टाइप के हैं, सेम आइडेंटिकल है, तो वैसी टक्कर हो जाएगी। तो यहां पर बात करें फॉर हेड ऑन कोलिजन, रेडियस मस्ट बी 0.5 मीटर फॉर बोथ द चार्ज पार्टिकल्स। ये बात समझ में आ गई, अभी 1 मीटर का आधा आधा। अब ये रेडियस का फॉर्मूला होता है R = mv/qb, mv/qb। अब यहां पे वैल्यू रख दीजिए, b कितना हो गया, mv/q के साथ r नीचे आ गया। मास सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, मास दे रखा था यहां 4 × 10⁻26, v दे रखी है 2.4 × 10⁵, Q दे रखा है इधर 4.8 × 10⁻19 और रेडियस था 0.5 मीटर। ये सारी वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.04 टेस्ला, और यही आपका यहां पर आंसर आ गया है। तो देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, रट्टाफिकेशन से पॉसिबल नहीं है, थोड़ी समझदारी आपको देनी पड़ेगी। तो आप इसको नोट कर लीजिए बेटा। बच्चों करते हैं ये क्वेश्चन, यहां पर है ए प्रोटॉन इज मूविंग विथ स्पीड 2 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, एंटर्स ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B = 1.5 टेस्ला, एट द एंट्री वेलोसिटी वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये जो वेलोसिटी वेक्टर है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, यानी कि परपेंडिकुलर एंट्री नहीं है। अगर परपेंडिकुलर एंट्री नहीं, किसी एंगल पे एंट्री है, तो आप जानते हैं कि वो चार्ज पार्टिकल हेलिकल पाथ लेता है, स्प्रिंग नुमा हेलिकल पाथ लेगा टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। कैलकुलेट हमको क्या क्या करना है, द पिच ऑफ द हेलिकल पाथ। तो पिच का फॉर्मूला जो होता है वो आपको याद होना चाहिए, तभी आसानी से निकलेगा। तो P = 2πmv cos θ/qb, ये पिच का फॉर्मूला होता है। अब सिंपली यहां पर वैल्यू रख दीजिए, 2 लिखा, पाई की जगह 3.14, मास ऑफ प्रोटॉन 1.7 × 10⁻27, v का मतलब जो वेलोसिटी था यानी 2 × 10⁵ cos 30 डिग्री, और नीचे वैल्यू हो गई qb, यानी प्रोटॉन पे चार्ज है 1.6 × 10⁻19 और b है 1.5 टेस्ला, यहां पर इन्होंने बता रखा है। अब इसको सिंपली आप सॉल्व कर दीजिए, वैल्यू आ जाएगी 7.7 × 10⁻³ मीटर। ये आ गया पहले वाले का आंसर। दूसरा वाला देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कंप्लीटिंग हाफ ऑफ द सर्किल। देखिए काइनेटिक एनर्जी तो v का डायरेक्शन ही बदलता है, मैग्नीट्यूड नहीं बदलता, तो काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा ही सेम रहेगी, पूरे चाहे आधा सर्किल कंप्लीट करे चाहे पूरा सर्किल कंप्लीट करे या कुछ भी ना, थोड़ा ही चले आगे। तो उस समय उसकी, ये तो हो गया था पहले का आंसर, उस समय काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया ½ mv², क्योंकि v का केवल डायरेक्शन बदल रहा है, मैग्नीट्यूड नहीं।
तो ये हाफ मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन का ही बातचीत कर रहे हैं, 1.7 इंटू 10⁻⁻27, और साथ में v का मतलब है 2 इंटू 10⁻5 का होल स्क्वायर दिया है v। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो 3.4 इंटू 10⁻17 जूल आपका आंसर आ गया, और ये सवाल पूरी तरीके से सॉल्व हो गया। तो इसको आप नोट कर लीजिए, अच्छा सवाल था, अच्छे से नोट कर लीजिए आप। ये बच्चों करते हैं ये क्वेश्चन, लिखा है एक कैसेग्राइन टेलीस्कोप इज बिल्ड विथ एन अरेंजमेंट ऑफ 2 मिरर्स प्लेसिंग दैट 20 मिलीमीटर अपार्ट, 20 मिलीमीटर की दूरी में। फिगर बना लेते हैं। ये देखिए 2 मिरर थे यहां पर, और इनके बीच की दूरी, ये जो इनके बीच की दूरी है वो 20 मिलीमीटर है। उम्मीद है दिख रहा होगा आपको, 20 मिलीमीटर ये बोला है इन्होंने। इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लार्ज मिरर मतलब ये जो ऑब्जेक्टिव मिरर होता है इसे लार्ज मिरर बोलते हैं, इसका 200 mm का रेडियस ऑफ कर्वेचर है यार। तो यहां पे देखिए ऑब्जेक्टिव का रेडियस ऑफ कर्वेचर है 200 mm, फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी r/2, तो f1 की वैल्यू r/2 यानी 100 mm आ गई। बढ़िया। दूसरा कह रहे हैं स्मॉल जो मिरर है, ये जो मिरर यूज किया है ये है 150 mm का, तो ये R2 की वैल्यू है 150 mm, यानी F2 हो गया यही इसका आधा, यानी 75 mm। बढ़िया। वेयर विल बी द फाइनल इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव एट इंफिनिटी विल, यानी इंफिनिटी पे कोई सूरज चांद सितारा है वहां से आप देख रहे हैं, तो फाइनल इमेज कहां बनेगी? बड़ी आसान सी बात है, आइए दिखाते हैं आपको। इसकी फोकल लेंथ आप निकाल लिए हैं। अब डिस्टेंस बिटवीन मिरर, ये दोनों के 20 मिलीमीटर है, ये भी हम देख रहे हैं। अब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इंफिनिटी, भाई ये जो ऑब्जेक्ट है सूरज चांद सितारा इंफिनिटी पे है, तो इस वाले मिरर के फोकस पे बनेगा इसका इमेज। यही तो, इंफिनिटी पे कोई चीज होती है तो मिरर उसको कहां बनाता है? फोकस पे। ये फोकस इसका है कितना? 100 सेंटीमीटर। तो यहां से आप दूरी, इतनी दूरी अगर आप देखें तो ये कितनी है? 100 mm। अब इस वाले मिरर के लिए ये जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो इसके लिए तो इतनी ही दूरी है ना, ये इतनी केवल। तो अगर 100 mm में से 20 mm घटा दे तो ये यू निकल आएगा। उम्मीद आप समझोगे, यही बात मैंने यहां लिखी है। तो यहां पर देखिए दिस इमेज विल एक्ट, ये जो इमेज है, दिस इमेज विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंडरी मिरर, ये सेकेंडरी मिरर है। उसके लिए देखिए U2 कितना हो गया, अगर मैं इसको पहला मिरर कह दूं 1 और इसको कह दूं मिरर नंबर 2 पहचानने के लिए, तो 100 माइनस 20, क्योंकि हमको ये डिस्टेंस लेनी थी, ये 100 है ये 20 है, तो 100 में से 20 घटा दो, तो U2 की वैल्यू हो गई 80 mm। अब देखिए हम क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे सिंपल इसी U2 के लिए। तो 1/V2 + 1/U2 इज इक्वल टू 1/F2, ये फॉर्मूला होता है। तो 1/V2 निकालने गए तो 1/F2 माइनस 1/U2, ये 1/75 फोकल लेंथ ऑफ सेकंड वाला 75 माइनस 1/80 यहां से निकाला था। अब इसको सॉल्व करोगे तो 5/6000 मिलेगा। तो 1/V2 इसको 5 से डिवाइड मारोगे, नीचे 1200 आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी होगी? V2 इज इक्वल टू 1200 mm, और यही देखिए आपका यहां पर आंसर आ जाएगा कि V2 यानी जो V2 बनेगा वो बनेगा 1200, कितना आया है? 1200 mm दूर, और ये फाइनल आंसर है आपका हो गया। इसको भी आप अच्छे से शांति से नोट कर लीजिए, फिगर भी आपके सामने रखा, जैसे एक एक स्टेप आपको समझ में आ जाए, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्लैरिटी बढ़ेगी, और फिजिक्स में मजा भी आएगा। तो सुपर इजी फिजिक्स पढ़ते रहिए, नोट कर लीजिए इसे आप। जो करते हैं ये क्वेश्चन, इसमें लिखा है ए बॉय इज होल्डिंग ए स्मूथ हॉलो एंड नॉन कंडक्टिंग पाइप vertically with charge spherical ball of mass 10 gram and a charge of plus 10 microcoulomb inside it which is free to move along the axis of the pipe। तो देखिए है क्या हालचाल, ये पाइप है, इस पाइप में ये बॉल है, और बॉल का जो चार्ज है +10 माइक्रोकुलाम, और इसका मास है 10 ग्राम। ये वर्टिकली इस तरह से बॉल नीचे गिर सकती है या एक्सिस के दौरान चल सकती है। फिर देखिए दिशा की बात कर दी है, द बॉय इज मूविंग द पाइप फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ये देखिए कुछ ऐसा है जैसे आप समझ पाए, ये पाइप आप इस तरह लेके बैठे हैं और डायरेक्शन जो है ना वो ऐसी है, ये देखिए समझिएगा, ये नॉर्थ इधर है, साउथ आपकी तरफ है, ईस्ट उधर है, और साउथ इधर है, वेस्ट इधर है। ठीक, इसको आप खड़ा खड़ा इसकी डायरेक्शन में नहीं, ये लेटरली ऐसे है, ये जो नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, ईस्ट इधर है, और साथ में वेस्ट इधर है,
ऐसे डायरेक्शन तो ऐसे ली जाएगी ना, ऐसे ऐसे, तो ये वर्टिकली, ये पकड़ी 3D पिक्चर जूम कीजिएगा, नहीं समझने में दिक्कत हो जाएगी। अच्छा ये तो इस वाले जो पाइप है इसको ईस्ट से वेस्ट जैसे लिखा है उस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड है और इस तरीके से लेके आ रहे हो। लिखा विथ व्हाट मिनिमम वेलोसिटी, ये कितनी वेलोसिटी मिनिमम हो, शुड द बॉय मूव द पाइप सच दैट द बॉल डज नॉट मूव अलोंग द एक्सेस, यानी ये जो बॉल है वो एक्सेस पे मूवमेंट ना करे, यानी इसका जो वेट नीचे गिरने को तैयार है, mg नीचे लग रहा है, उसको कोई वर्टिकली फोर्स लगकर बैलेंस कर ले, तभी तो नहीं मूव करेगी। ऑल्सो डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी निकालिए। तो देखिए स्थिति क्या है कि इस बॉल के ऊपर 2 फोर्सेस लगने चाहिए जिससे कि मूव ना करे। एक तो mg लगेगा ही नीचे की तरफ, इसी का जो मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स है वो इक्वल एंड अपोजिट यानी वर्टिकल डायरेक्शन में लग जाए इसी के बराबर, तो ये बैलेंस हो जाएगी बॉल और फिर ये वर्टिकल भी मोशन नहीं करेगी। इस बात को देख के एफ बी बराबर डब्ल्यू होना चाहिए। एफ बी क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स कह लीजिए, और डब्ल्यू यानी वेट का मतलब है mg। अब यहां पर देखिए v की वैल्यू आ गई, ये v देखिए mg अपॉन क्यू वी बी साइन थीटा। अब हमें मिनिमम चाहिए, फॉर मिनिमम वेलोसिटी हमारा साइन थीटा 1 होना चाहिए, भाई ये मिनिमम के लिए ये मैक्सिमम होना चाहिए, बाकी तो कुछ जो सेट है कुछ और चेंज नहीं होगा, तो थीटा साइन थीटा 1 होना चाहिए, यानी v का मतलब है mg अपॉन क्यू बी। m कितना है मास 10 ग्राम, तो 10 इंटू 10 की पावर -3 किलोग्राम में। g की वैल्यू 9.8 हो गई बेटा, और q हो गया यहां पर 10 माइक्रोकूलम, 10 इंटू 10 की पावर -3, और साथ में b था 2 टेस्ला। अब इसको सिंपली आप सॉल्व कर लीजिए, ये वैल्यू हो गई 4.9 मीटर पर सेकेंड, यानी इतनी मिनिमम वेलोसिटी आप रखेंगे तो ये बॉल नीचे नहीं गिरेगी क्योंकि एफ बी और एम जी बैलेंस हो जाएंगे। अब अगला पूछा है कि डायरेक्शन बताओ मैग्नेटिक फील्ड का, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नॉर्थ टू साउथ, ये देखिए मैंने बना भी दिया, ये देखिए अभी नहीं था और ये आ गया। तो नॉर्थ से साउथ, भाई ये जो नॉर्थ से साउथ का मतलब है ऐसे अगर है तो नॉर्थ से साउथ, तभी तो आप मैग्नेटिक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा लीजिए। आप यहां पर आपको फोर्स चाहिए किधर, ऊपर, फोर्स ऊपर चाहिए, और आपको मूवमेंट इस पॉजिटिव का हमारी डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो उंगली जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाएगी। तो ये उंगली दिख रही है किधर है, आपकी तरफ, यानी कि नॉर्थ से साउथ, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये इसका आंसर हो गया। एक एक चीज आप समझ गए हैं, इसको भी शानदार तरीके से नोट कर लें आप। जो करते हैं ये क्वेश्चन, इसके भी 2 पार्ट हैं, एक पार्ट हम लोग यहां करेंगे, एक दूसरा पार्ट और करेंगे हम लोग, और दोनों पार्ट मजेदार हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। ए लाइट रे इंटरिंग ए राइट एंगल्ड प्रिज्म, ये बना हुआ है, अंडरगोज रिफ्रैक्शन एट द फेस AC एज शोन इन द फिगर। ये आप देख पा रहे होंगे, ये यहां पर आई है, टकरा के ग्रेज, AC से ग्रेज यानी घिसड़ते हुए AC से निकल गई, ये दिख रहा है ना रे, निकल गई है। मैंने एंगल्स बनाए इसलिए मैंने लिखा नहीं, उस पर ऑलरेडी बना के रखे हैं समझाने के लिए। What is the refractive index of the material of the prism in figure 1? इसके अंदर ये जो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है बताना है। तो यहां हम लोग कुछ एंगल्स को ध्यान देते हैं। यहां पर ये देखिए 90 डिग्री से आ रही थी, तो आप जानते हैं कि किसी भी सरफेस पे अगर 90 डिग्री से कोई रे फॉल करे तो अनडिवेटेड सीधी चली जाती है, ये चली गई सीधी, यहां टकराई। अब ये देखिए ये 90 था, ये 45, तो ये भी 45, ये 90 है। अगर ये 45 ये 90, तो ये एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री। अब यहां पे एक नॉर्मल खींच दिया है, ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। यानी आपने क्या देखा कि I की वैल्यू 45 है और ये ग्रेस करती हुई जा रही है, तो ये 90 डिग्री यानी घिसड़ते हुए जा रही है, तो R कितने, दिस इज R, कह लीजिए ये 90 डिग्री है। अब आप जानते हैं कि म्यू इज इक्वल टू, ये क्या हो गया इस समय, ये वैल्यू जो आई है ये क्रिटिकल एंगल हो गया। जब आप जानते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल, जब कोई रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही हो और रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव एंगल 90 डिग्री हो जाए, ये आप यहां से नॉर्मल से लीजिएगा, ये मैंने 90 लिखा, ये 90 है। अगर रिफ्रैक्टिंग एंगल 90 डिग्री हो जाए रेयर मीडियम में, तो डेंसर एंगल के एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच में ये रिलेशन होता है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द रेयरर मीडियम, क्योंकि यहाँ हवा है इसलिए हमने केवल म्यू लिख दिया है। म्यू इज इक्वल टू 1/sin c, यहाँ पर 1/sin45 क्योंकि ये 45 निकाला हुआ था। अब इसकी वैल्यू लिख दी 1/1/√2 जो की वैल्यू हो गई √2। तो यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया √2, जो बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे। एक सेकंड देता हूं, कुछ बच्चे चाहें तो पॉज कर सकते हैं नोट करने के लिए। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं, उसमें थोड़ा सा इन्होंने खेल दिया है। आइए देखते हैं इस पार्ट में क्या किया है। इफ द साइड AC ये जो थी ऑफ द above prism is now surrounded by a liquid of refractive index 2/√3, यहां लिक्विड भर दिया है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 2/√3। आप कह रहे हैं एज शोन इन द फिगर, ठीक है साहब। डिटरमाइन इफ द लाइट रे कंटिन्यूज टू ग्रेस, ये कह रहे हैं जो लाइट रे अब पड़ रही है वो क्या AC से ग्रेस करती हुई जाएगी along the interface AC और undergoes TIR total internal reflection और undergoes refraction into the liquid। कह रहे हैं भाई क्या होगा, ये जो रे पड़ रही है वो ग्रेस करती हुई जाएगी AC के along, या TIR हो जाएगा, या सिंपल रिफ्रैक्शन हो जाएगा। ये हमें पहचानना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए देखते हैं। हम ये जानते हैं कि एंगल पहले के मुताबिक 45 डिग्री था जो हम समझ चुके थे। अब देखिए इन दिस केस ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड 1/sin c है ना। अब यहां पर आप μgl इसको लिख सकते हैं μg/μl इज इक्वल टू 1/sin c। ये भी बात समझ में आई। और इसको आप पलट दीजिए क्योंकि हमें sin c की वैल्यू चाहिए, तो ये उल्टा हो गया μl/μg। μl की वैल्यू कितनी है 2/√3 है और μg कितना √2 निकाला था भी पीछे इसी पार्ट में। अब यहां पर देखिए क्या है, ये 2/√3 इंटू √2, ऊपर है नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दो रैशनलाइज करने के लिए। √2/√2 रैशनलाइज कर दोगे, ये नीचे 2:2 को मार देगा, ये √2/√3 आ जाएगा। इसको हमने सॉल्व कर लिया 0.81 डिवाइड करके सॉल्व कर लीजिए 1.414/1.732। थोड़ी फिगर याद रखिएगा। ये सॉल्व होके 0.81 आ गया। अच्छा अब दूसरा देखिए, हेयर I इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो साइन I देख लेते हैं कितना है, जो कि साइन 45 के बराबर है, यानी 1/√2। 1/√2 तो वैसे ही भी याद होगा, एटर्निटी करंट में खूब यूज करते हो। 0.707 तो 0.707। अब देखिए यहां पर कि साइन I जो कि 0.707 है वो छोटा हो गया साइन C से 0.81 से। जब एंगल 90 डिग्री से कम होता है तो जो साइन का बिहेवियर होता है वही उसके एंगल का, यानी कोई बड़ा छोटा जैसे है वैसे ही एंगल बड़े छोटे होते हैं। तो यहां पर I इज लेस देन C हो गया। अब आप जानते हैं कि अगर क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा हो गया तो TIR नहीं होने वाला, नो TIR। और क्योंकि क्रिटिकल एंगल से छोटा है तो यहां पे ग्रेजिंग भी नहीं होगी, नो ग्रेजिंग अलोंग AC, क्योंकि ग्रेजिंग के लिए I की वैल्यू C के बराबर होनी चाहिए थी। तो कुल मिला के यहां क्या हो जाएगा, सिंपल रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, सिंपल रिफ्रैक्शन, यानी रे जो है डेंसर से रेडियल मीडियम में जाएगी तो सीधे ना जाके कुछ ऐसे निकल जाएगी, ये कह दीजिए। ये इसका रे डायग्राम बना दिया मैंने, इसको PQ तो लिखा नहीं गई, QR लिख दो। ये रिफ्रैक्शन हो गया। ये क्योंकि डेंसर मीडियम ये रेयर है इसलिए थोड़ा सा रेयर मीडियम में अवे फ्रॉम नॉर्मल चलेगी। इस तरह से कहानी बन जाएगी। क्लैरिटी पूरी मिल गई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा आता ही है एग्जाम में, कहीं भी आता है, कभी आप बोर्ड में भी आएगा, नीट में भी, हर जगह आएगा। तो नोट कर लीजिए आप इसको अच्छे से। बच्चों करते हैं ये क्वेश्चन। यहां लिखा है ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए इक्विलैटरल प्रिज्म एट एन एंगल ऑफ 3/4 ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म। ये कुछ ऐसी कहानी है कि एक प्रिज्म है, इसमें एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ प्रिज्म जो कि ए होता है उससे 3/4 है। यहां कहीं लिखा होगा I बराबर 3/4 इंटू ए, सवाल में दिया है। इफ द रे पासेस सिमेट्रिकली, सिमेट्रिकली का मतलब है I बराबर I' हो जाना। ये भी पकड़ लीजिए, नहीं समझ ही नहीं पाएंगे। थ्रू द प्रिज्म फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, यानी डेल्टा M निकालना है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म निकालना है। तो यहां पर देखिए रे पासेस सिमेट्रिकली, यानी I बराबर I' हो गया। पकड़े बात। अब आप जानते हैं व्हेन I बराबर I' तो ये कंडीशन कब की होती है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की। यानी जब I बराबर I' हो जाता है तो एंगल, इस समय जो डेविएशन है
वो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन होता है। अब देखिए ये एक रिलेशन हमको पता है प्रिज्म के केस में, I प्लस आई डैश इज इक्वल टू डेल्टा प्लस ए। अब जब I बराबर आई डैश हो जाएगा, जब डेल्टा बराबर डेल्टा एम हो जाएगा। I बराबर आई डैश होने का मतलब है डेल्टा विल बिकम डेल्टा एम। तो यहां पर I प्लस आई डैश लिखा, इस डेल्टा को डेल्टा एम प्लस ए कह दिया, यानी डेल्टा एम की वैल्यू हो गई 2I माइनस ए। अब यहां पर ये I की वैल्यू 3/4a थी, ये 3/4a पुट कर दिया I की जगह, और इसको 3/2a माइनस ए, यानी ये वैल्यू हो गई 3/2 माइनस ए, यानी हाफ ए। अब क्योंकि ये इक्विलैटरल प्रिज्म था तो ए तो यहां था 60 डिग्री, इक्विलैटरल प्रिज्म के अंदर ए बराबर 60 डिग्री होता है, तो यहां पर ए की जगह 60 डिग्री पुट कर दीजिए, 30 डिग्री आपको आंसर मिल गया। तो ये जो ए वाला पार्ट था उसका 30 डिग्री आंसर निकल आया। दूसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। उसके लिए आप फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 साइन ए बाई 2। ये फॉर्मूला काफी फेमस है, उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छा आपको याद होगा। साइन ए की वैल्यू 60, डेल्टा एम की वैल्यू निकाली है 30 डिग्री, 30 डिग्री अपॉन 2 साइन 60 अपॉन 2, ये हो गया 60 प्लस 30 90 अपॉन 2 यानी 45, ये साइन 30 डिग्री। साइन 45 अपॉन साइन 30, साइन 45 1 अपॉन रूट 2 होता है, साइन 30 1 अपॉन 2 होता है। ये वैल्यू हो गई 2 अपॉन रूट 2, और इसको रैशनलाइज कर लीजिए, रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, वैल्यू आ जाएगी रूट 2, और ये देखिए इसका आंसर आ गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस ग्लास का रूट 2 है विद रिस्पेक्ट टू एयर। इसको भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए, अच्छा सवाल था, नोट कर लें। वीडियो एंड करने से पहले बेटा आपको याद दिला देता हूं, ये 12th संपूर्ण कोर्स है जो न्यूमेरिकल पे फोकस करता है। न्यूमेरिकल यही से आने हैं, इसी कोर्स से आने हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 10 साल के पीवाईक्यूज के वीडियोस हैं, साथ में एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एनसीईआरटी एग्जांपल्स के पूरे वीडियो है, सारे क्वेश्चन सॉल्व है सुपर इजी लैंग्वेज में। तो ये एक पुख्ता मजबूत कोर्स है 12th संपूर्ण, जो आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करा देता है। तो क्वेश्चंस की छुट्टी, न्यूमेरिकल्स की छुट्टी 12th संपूर्ण के साथ। दूसरा एक कोर्स है कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कोर्स, क्योंकि ये जो आप जानते हैं कि आपके फिजिक्स के पेपर में 24 मार्क्स का कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें एमसीक्यू, असर्शन रीजनिंग, केस स्टडी होता है। उसको क्योंकि अगर आप असर्शन रीजनिंग या केस स्टडी की प्रैक्टिस इसी असर्शन रीजनिंग केस स्टडी से नहीं करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। जिस तरह का क्वेश्चन वैसी प्रैक्टिस जरूरी है, तो ये वहां पर आपकी हेल्प कर देता है कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कोर्स। और अगर आप चाहते हैं न्यूमेरिकल्स और कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दोनों ही सॉल्व कर लेना, जिससे पुख्ता रिजल्ट आपका पक्का हो जाए, तो दोनों कोर्स अलग अलग लेने की जगह आप द्रोणा 2.0 ले लीजिए। द्रोणा 2.0 में आपको 12th संपूर्ण और कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वाला दोनों का मटेरियल तो मिलेगा ही, इसके अलावा पूरे सिलेबस का वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, चैप्टर्स वाइज वर्कशीट भी एडिशनली मिल जाएगी फुली सॉल्व, जिसको लगाकर आप शानदार परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ये काफी है, इसमें सब कुछ है। जो बच्चे ये लेना चाहते हैं उसके लिए अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। 12th संपूर्ण, द्रोणा 2.0 और कंपिटेंसी वाला बेस्ड क्वेश्चन वाला कोर्स आपको इसके स्टोर सेक्शन में दिखेगा। जो भी सुटेबल है लेके पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।